नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10 के लिए जो सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आप लोग को होने वाले हैं, यानी फ्रेंड्स 7 अप्रैल से आप लोग का मैट्रिक का परीक्षा स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं मॉडल प्रश्न पत्र यानी सेट नंबर 4 लेके आया हूँ साइंस सब्जेक्ट का। इससे पहले वीडियो में मैंने पूरे सब्जेक्ट का डाल चुका है, यानी सेट 1 2 3 अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए सेट नंबर 4 चलते हैं विथ पूरे एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग को मैं सर बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले सेट नंबर 4 होंगे, जिसमें कुल आप लोग का जो मार्क्स होंगे 40 का होंगे। और इसमें आप लोग को यानी कि 90 मिनट दिए जाएंगे। और कुल सब्जेक्ट जो होंगे साइंस का है, ये क्लास 10 का है। तो चलिए, आप लोग इससे पहले मैं पूरा बता दिया था, कुल 19 प्रश्न होंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सेक्शन ए का जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, कुल 7 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोग को 5 का ही जवाब देना है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या लिख रहा? ओम के नियम के आधार पर, देखिए, ओम के नियम के आधार पर विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध लिखे। सबसे पहले फ्रेंड्स ओम ओम एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विभवांतर और विद्युत धारा के बीच एक संबंध दिया, जिसे बोलते हैं ओम का नियम। यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध को बोलते हैं ओम का नियम। इसमें यह कहना था ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि अगर विभवांतर बढ़ता है तो आपका करंट भी बढ़ेगा, यानी विभवांतर बढ़ता है तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी। क्लियर है? और अगर विभवांतर घटता है तो विद्युत धारा भी घटेगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। अगर ये बढ़ा तो फ्रेंड्स ये भी बढ़ेगा। क्लियर है? अगर विभवांतर घटती है तो ये भी घटेगी। और उसके साथ साथ ये दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक हमेशा सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्या होगी फ्रेंड्स? सीधी रेखा। सीधी रेखा का अर्थ ये हुआ कि विभवांतर और पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच एक सरल रेखा होती है। क्लियर है? अब देखिए, मैं कुछ एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले ये तो हो गया आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग ओम का नियम तो है। अब देखिए, प्रोपोर्शन को मैं हटाता हूँ तो प्रोपोर्शन के बदले इक्वल लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग आर लेता हूँ। क्या लिया हूँ फ्रेंड्स? देखिए आर, यानी मैं आप लोग को ये जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जो मैं आर लिया हूँ फ्रेंड्स, इस ये आर को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आर है, तो आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस क्या होता है ना, जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को रेजिस्टेंस भी समझ में आ गया हो क्या होता है। क्लियर है? अब देखिए, मैं यहाँ से एक क्वेश्चन और बताता हूँ। तो ओम का नियम आप लोग का समझ में आ गया होगा ना, यानी विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के समानुपाती संबंध को हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। ओम कहाँ का रहने वाला क्वेश्चन अगर आता है तो इसे ध्यान में रखेंगे। ओम जर्मन का रहने वाले थे। कहाँ का थे? जर्मन का थे। ठीक है? और ओम जो होता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। ओम जो होता है फ्रेंड्स प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। क्लियर है? अब देखिए, प्रतिरोध यानी देखिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग देखिए फ्रेंड्स आप लोग समझेंगे। V बराबर हम लोग क्या जाने? आई आर। अगर हम लोग यहाँ से फॉर्मूला निकालना चाहें तो आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं V बाई आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो देखिए मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालता हूँ आर का। सबसे पहले विभवांतर कैसे होता है फ्रेंड्स? वोल्ट होता है। अब विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, यानी फ्रेंड्स वोल्ट पर एम्पियर इज नो एज 1 ओम। अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 ओम, तो 1 ओम इज डिफाइन एज वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर इज नो एज ओम। क्लियर है? इसी प्रकार आप लोग को मैं बताया हूँ। ठीक है? अब देखिए, ओम ओम का अगर बोलेगा आप लोग का, ओम का सिंबल क्या होता है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। क्लियर है? ओम किसका ऐसा ही मात्रा का? प्रतिरोध का। ओम कहाँ का रहने वाला था? जॉन सैमन ओम था इसका पूरा नाम। कहाँ का रहने वाला था? जर्मन का। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन क्या लिख रहा देखेंगे। एक एम्पियर को परिभाषित करें। एक एम्पियर को परिभाषित करें। फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, केवल एक फार्मूला आप लोग को मैं बताता हूँ, इससे आप लोग परिभाषित कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? आई टी। क्या होता है? आई टी। तो हम लोग आई निकालता हूँ, मान लीजिए कि मैं आई निकालता हूँ, तो विद्युत धारा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई यहाँ पे टी लिख सकते हैं ना। तो देखिए, क्यू यानी होता है आवेश। आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? कुलॉम। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। यानी फ्रेंड्स आप लोग यहाँ कह सकते हैं, देखिए, कुलॉम पर सेकंड, यानी जो कुलॉम पर सेकंड आया, यानी फ्रेंड्स कुलॉम पर सेकंड इज नो एज एम्पियर। अगर बोलेगा ना एक एम्पियर को डिफाइन करे, तो एक कुलॉम पर 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज एक एम्पियर। क्लियर है? चलिए बिल्कुल। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। कुलॉम जो होता है विद्युत आवेश का, और समय का होता है सेकंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या लिख रहा फ्रेंड्स? देखिए, किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स आप लोग सिंपल वे में केवल एक कंसेप्ट याद रखेंगे, मैं बताता हूँ। किसी चालक की लंबाई, देखिए सबसे पहले अगर प्रतिरोध बढ़ता है, हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। क्लियर है? यानी कि प्रतिरोध बढ़ने से लेंथ भी बढ़ता है। और उसके साथ साथ ये भी जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता का। यानी सिंपल वे में आप लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर प्रतिरोध को दोगुना करते हैं, अगर मान लो कि प्रतिरोध को हम दोगुना करते हैं तो लेंथ भी आपका क्या होगा, दोगुना होगा। क्लियर है। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है तो लेंथ का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, क्योंकि समानुपाती होता है। अगर प्रतिरोध का मान घटता है तो लेंथ का भी मान घटेगा। उसी प्रकार रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और रेजिस्टिविटी घटता है तो रेजिस्टिविटी भी घटेगा। तो आप लोग का सिंपल वे में यही आंसर लिखना है। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं किसी चालक की लंबाई में वृद्धि करने से उसका प्रतिरोध में वृद्धि होगी। अगर प्रतिरोधकता में वृद्धि करते हैं तो उसका प्रतिरोध में वृद्धि होगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट, अमलगम किसे कहते हैं। फ्रेंड्स काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अमलगम किसे कहते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ध्यान से। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। देखिए अमलगम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल वे में मैं आप लोग को केवल एक चीज बताता हूँ। देखिए अमलगम बोल रहा, तो अमलगम एक मिश्र धातु होता है। यानी कि देखिए पारे के मिश्र धातु को, अगर मान लीजिए कि पारा के मिश्र धातु को हम लोग अमलगम कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर पारा को हम लोग जिंक से जोड़ते हैं, यानी पारा प्लस जिंक, इसे भी अमलगम कहेंगे। फिर पारा प्लस मान लीजिए कि सोडियम जोड़ते हैं, इसे भी हम लोग अमलगम कहेंगे। क्लियर है। यानी कि ऐसा मिश्र धातु जिसमें यानी कि एक तत्व जिसमें पारा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन बोल देगा पारा प्लस जिंक इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, तो अमलगम। पारा प्लस मैग्नीशियम क्या बोलेंगे, अमलगम। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। यानी कि आप लोग को एक ही बात ध्यान रखना है, अगर पारा के साथ किसी भी धातु को हम लोग जोड़ते हैं तो उसे बोले अमलगम। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे नोट में, यानी कि अगर हम लोग पारा के साथ, फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा पारा का संकेत Hg होता है। पारा के साथ अगर हम लोग लोहा को जोड़ते हैं, यानी लोहा को, तो यह अमलगम नहीं बनाती है। क्वेश्चन अगर आएगा वह कौन सा धातु है जो अमलगम का निर्माण नहीं करता, तो उसे आप लोग लिख सकते हैं लोहा। लोहा अमलगम का निर्माण नहीं करता। क्लियर है। तो पारा का संकेत होता है Hg होता है। ठीक है। और लोहा का संकेत होता है Fa। ये दोनों मिलकर अमलगम नहीं बनाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर Hg रहेगा और सोडियम रहेगा तो ये अमलगम कहलाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ चुका होगा आप लोग को। बिल्कुल। नेक्स्ट, एथीन का आणविक सूत्र। एथीन का आणविक सूत्र C2H2 है, C2H4 है। तो कौन सा सात संयोजी आबंध है। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इथिन है, देखिए कार्बन कार्बन ले लिया हूँ, डबल बॉन्ड होता है क्योंकि एथीन का है। अब देखिए H4 था, 1 2। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं, ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बन अपने साथ 7 संयोजकता रखता है। देखिए 1 2 आया, 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, 4 हो गया ना। देखिए 1 2 3, तो यहाँ भी 4 लिख दिया हूँ, ये आया। अब देखिए आप लोग को एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग। देखिए यहाँ से पूरा आपका ये 4 बॉन्ड हो गया, इसमें भी आप लोग देखिए कार्बन के कुल 4 बॉन्ड हो गया। क्लियर है ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे सहसंयोजी बंधन। क्या बोलेंगे, सहसंयोजी बंधन। अब इसमें बोल रहा ना एक कौन सा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इसमें कार्बन कार्बन में कितना बंधन है, डबल बॉन्ड है, तो द्विबंधन है। क्या ये फ्रेंड्स, द्विबंध है। अब याद रखेंगे अल्किन, यानी फ्रेंड्स अल्किन में हमेशा कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। और ये जो अल्किन है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सदस्य होता है, जिसका सामान्य सूत्र भी मैं बता देता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है। फ्रेंड्स जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है। देखिए सबसे पहले जीवों में पाई जाने जो विभिन्नता कई प्रकार के होते हैं, उससे कई प्रकार के लाभ होते हैं। पहला यह विकास के लिए, डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, विकास के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, समवृद्धि अंक से आप क्या समझते हैं। देखिए समवृद्धि अंक उस अंक को कहते हैं जो उत्पत्ति के आधार पर, ध्यान से सुनेंगे, जो उत्पत्ति के आधार पर असमान हो यानी कि अलग हो, जो उत्पत्ति के आधार पे असमान हो, लेकिन कार्य के आधार पे यानी कि जो वर्क होता है वर्किंग के आधार पे समान हो, उसे हम लोग बोलेंगे समवृद्धि अंक। एग्जाम्पल है मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे असमान होंगे, कार्य के आधार पे समान होंगे। जैसे तितली के पंख ले लीजिए और पक्षी के पंख, दोनों का उत्पत्ति देखेंगे अलग अलग हुआ है, लेकिन दोनों का कार्य क्या फ्रेंड्स, उड़ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे समवृद्धि अंक। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दें जो यह बताते हैं कि आप पर्यावरण मित्र हैं। देखिए सबसे पहले पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप लोग 3R का कंसेप्ट अपनाइए। 3R, अब 3R का मैं तोड़ के बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स 3R है, तो पहला R का अर्थ होगा रीयूज। क्या होता है फ्रेंड्स, रीयूज। दूसरा लिख सकते हैं रीड्यूज। क्लियर है। और तीसरा आप लोग लिख सकते हैं रिसाइकल। अब मैं तीनों का हिंदी के साथ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ लिखा हूँ क्या, रीयूज, यानी इसका हिंदी होगा पुनः उपयोग। और इसका होगा रिड्यूस यानी कम उपयोग। और रिसाइकल का होता है पुनः चक्रण। ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है।
एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का 7 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप लोगों को केवल एक लाइन में लिखना था, वो भी एक लाइन में लिखना था। मैं लंबा लंबा बता दिया ताकि आप लोग इससे और भी क्वेश्चन बन जाए, और केवल 5 लिखना था। क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन बी। तो फ्रेंड्स सेक्शन बी में आ चुका हूँ मैं। सेक्शन बी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होती है ये, ठीक है, क्योंकि रिटेन है ये, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या लिख रहा, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। तो देखिए चालक का प्रतिरोध, मैं आप लोगों को सिंपल वे में एक ही चीज़ बताता हूँ। देखिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी कि देखिए वे पदार्थ जो धारा के प्रवाह में, जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध, प्रति में शब्द नहीं लगा, देखिए प्रति, प्रति यानी रोकने का काम करता है, रोक, रोध यानी रोकना, यानी कि जो धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, प्रतिरोध। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू होता है वी बाई आई, यानी कि विभवांतर यानी वोल्ट पर एम्पियर, यानी इसका ऐसे हम लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर। अब देखिए वोल्ट पर एम्पियर से हम लोग फार्मूला निकालते हैं। देखिए वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ओम। अब देखिए इसका सिंबल भी मैं लिख देता हूँ। देखिए इसका सिंबल ये होता है टोपी जैसा। क्लियर है। तो क्वेश्चन आएगा कि ओम को परिभाषित करें, एक ओम को, तो आप लोग लिख सकते हैं 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम। क्लियर है। और ओम जो होता है किसका ऐसे मात्रक होता है, प्रतिरोध का होता है। क्लियर है। ओम प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है। अगर आप लोग क्वेश्चन आता है प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, देखिए इस टाइप से आप लोग को प्रतिरोध का ही सिंबल देना है। क्लियर है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस लेंथ पर निर्भर करता है, यानी लंबाई पे, लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये उल्टा होता है। और उसके साथ साथ इसके रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है। इतना लिख सकते हैं। तापमान पर भी निर्भर करते हैं, तापमान या और इसके साथ साथ प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स क्या लिख रहा, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को, 3 प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाए कि कुल प्रतिरोध हो। पहला, पहला के लिए क्या बोला आप लोग ध्यान ध्यान से देखेंगे। पहला बोला 1 ओम हो और दूसरा बोला 11 ओम। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर कम कम लाने के लिए बोलेगा तो हमेशा आप लोग समांतर क्रम में ऐड करें। किस क्रम में ऐड करें, समांतर क्रम। तो देखिए समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए R1 का वैल्यू कितना 1/2 लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पे लिखें क्या 1/3 करूँगा, फिर 1/6। और ये जो फार्मूला है फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 1/RP का। क्लियर है। इतना का। अब देखिए मैं निकालता हूँ, अगर सॉल्यूशन करता हूँ तो देखिए यानी कि इसका एड ऑफ फ्रैक्शन मैं कर रहा हूँ 3 2 1। तो देखिए 3 2 5 1 6 यानी कि 6/6 आ गया, यानी कि काट छाट करेंगे हम लोग तो 1 आ जाएगा। तो पहला का आंसर क्या आ गया 1 ओम। कैसे आया वो, समांतर क्रम यानी एड ऑफ फ्रैक्शन करने पर। क्लियर है। उसी प्रकार देखिए 11 ओम लाना है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ 11 ओम लाने के लिए आप किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ेंगे फ्रेंड्स, श्रेणी क्रम में। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, यानी सीरीज का RS इक्वल टू होता है फ्रेंड्स R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 जोड़ R2 जोड़ R3 होता है। क्लियर है। अब देखिए R1 का वैल्यू कितना 2 है, R2 का वैल्यू कितना 3 है, R3 का वैल्यू कितना 6 है। तो 6 3 9 तो 11 ओम। क्लियर है। आगे आंसर। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा Na2O, देखिए Na2O और MgO का निर्माण बताइए, फिर NaCl है। तो देखिए मैं एक बताता हूँ, आप लोगों को पूरे के पूरा समझ में आ चुका होगा। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं Na2O लिया हूँ, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले सोडियम 2 है तो मैं सोडियम 2 लेने, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा इसलिए मैं स्टेप चेंज करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं किस टाइप से बता रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए आगे मैं Na2O का तोड़ रहा हूँ, Na2O। आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे सोडियम कितने 2 हैं, तो इसका मैं तोड़ता हूँ तो क्या होगा फ्रेंड 2 8 1 होगा। और ऑक्सीजन का मैं अगर तोड़ता हूँ तो 2 और 6 होगा। क्लियर है। तो देखिए सोडियम की संख्या यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे एक सोडियम लिख दिया हूँ और एक यहाँ पे सोडियम लिख दिया हूँ। क्लियर है। अब लास्ट टाइम देखिए इसका वैलेंसी कितना 1 है, एक लिख दिया हूँ। इसका थोड़ा सा मैं देखिए इसका वैलेंसी 1 लिख दिया हूँ, इसका वैलेंसी 1 लिख दिया हूँ। अब ऑक्सीजन का लेता हूँ, तो ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन फ्रेंड्स आपका O से डिनोटेड करते हैं, तो O डिनोट कर दिया। अब इसका लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 6 है ना, तो 6 पॉइंट देंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, कोई भी तत्व तभी अस्थायी होता है जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इसको दिया तो 7 हो गया, एक इधर दे दिया 8 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए समीकरण का सिंबल देना। अब देखिए Na का संख्या आपका कितना था 2 था, तो दोनों देने वाला काम किया तो प्लस कर दिए। क्लियर है। अब देखिए O का संख्या कुल कितना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दीजिए, और टोटल कितना लिए 2 लिया, तो 2 माइनस कर दीजिए। इस प्रकार हो गया Na2O का। क्लियर है। नेक्स्ट,
इसी प्रकार आप MgO का भी बना सकते हैं, मैं बता देता हूँ। देखिए MgO, तो मैग्नीशियम सिंपल वे में बता देता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये। तो मैग्नीशियम के लास्ट में 2 होता है, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होता है, 2 4 5 6। अब देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, इसको 8 होने के लिए एक 7 यहाँ हो गया, फिर एक 8 हो गया, ठीक है। अब इसके लिखने के लिए आप लिख सकते हैं Mg2 दिया ना, तो Mg2 प्लस कर सकते हैं, और ऑक्सीजन देकर 8 यहाँ कर सकते हैं, 2 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉम्बिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? देखिए, संयोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे C+O2, C+O2 क्या आ गया? CO2, ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जो, जैसे देखिए, जो अधिक अभिकारक कम अभिक्रियाशील को हटा के उसका स्थान ग्रहण करते हैं। मान लीजिए हम लोग एक अभिक्रियाशील है ये, तो हम लोग जानते हैं कॉपर लोहा के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो यहाँ पे आ जाएंगे FeSO4 प्लस CO। क्लियर है? ये हो जाएंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य जाल क्या है? देखिए, खाद्य जाल जो होता है ना, आहार श्रृंखला के एक समूह होता है जो आप लोग को पोषी स्तर को कंट्रोल करती है। तो इसके एग्जांपल में आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं सबसे पहले घास। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? घास। घास को कौन खाता है? टिड्डा। नहीं तो घास को बकरी खाया, बकरी को कौन खाया? आप लोग लिख सकते हैं जानवर। ये आप लोग का खाद्य श्रृंखला लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, 3 ऐसे तरीके बताएं जिससे अजैव निम्नीकरण पदार्थ को पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। 3। सबसे पहले, अजैव निम्नीकरण पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जो पर्यावरण में जिसका संतुलन नहीं होता, अर्थात जो पर्यावरण में टूटते नहीं है, अर्थात जो पर्यावरण में घुलते मिलते नहीं है, उसे बोलते हैं अजैव निम्नीकरण। एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि फ्रेंड्स प्लास्टिक ले आऊँ, क्या प्लास्टिक आप लोग का पर्यावरण में घुलता है? नहीं, तो प्लास्टिक हो गया आप लोग का जैव निम्नीकरण। उसके साथ साथ मान लीजिए कि मैं ले लिया हूँ शीशा, क्या घुलता है? नहीं, तो ये सब आप लोग का अजैव निम्नीकरण। क्लियर है? तो क्या बोला ना, 3 ऐसे तरीके बताएं जिससे अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पहला, अजैव निम्नीकरण, जैसे प्लास्टिक का शीशा अगर हम लोग पर्यावरण में फेंकते हैं तो सबसे पहली बात है ये पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, यानी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ये प्रदूषित होने के कारण हमारे शरीर पे इफेक्ट होता है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां होती है। क्लियर है? तो इस प्रकार लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, जीवाश्म में क्या है? तो फ्रेंड्स, जीवाश्म लिख सकते हैं लाखों करोड़ वर्ष पहले जो पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु चट्टानों के अंदर जो दब गए हैं, तो उससे जो जीव का निर्माण हो उसे बोलते हैं जीवाश्म। क्लियर है? अब देखिए, इसका एक एग्जांपल आप लोग सिंपल वे में देखते हैं, आर्कीऑप्टेरिक्स बोलते हैं। आर्कीऑप्टेरिक्स लिख सकते हैं, आर्कीऑप्टेरिक्स, ये इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, आर्कीऑप्टेरिक्स एक ऐसा एग्जांपल है ना जिसके अंदर सबसे पहले सांप का गुण था। किसके लक्षण था इसमें? सरीसृप का था। अब सरीसृप से धीरे धीरे घट कर ये क्या के रूप में आ गया? पक्षी के रूप में। सरीसृप से क्या चीज में आ गया? पक्षी के रूप में। इससे हम लोग बोले जीवाश्म का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, आ गए हम लोग सेक्शन सी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, विद्युत जनरेटर क्या है? तो फ्रेंड्स, विद्युत जनरेटर एक प्रकार का यांत्रिक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को, यानी फ्रेंड्स मैकेनिकल एनर्जी को, मैं लिख देता हूँ, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर बोले यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले को क्या बोलते हैं? विद्युत जनित्र। यहाँ से आप लोग ध्यान में रखेंगे, विद्युत जनित्र। क्लियर है? अब देखिए, इसके साथ साथ इसमें एक उल्टा भी आता है। अगर विद्युत जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले वे उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसे बोलते हैं विद्युत जनरेटर। और ये जो वर्क करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से काम करते हैं। क्लियर है? इसके साथ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। क्लियर है? तो आप लोग लिख सकते हैं, सिद्धांत भी बता दिया हूँ। निर्माण और कार्य प्रणाली, तो निर्माण में लिख सकते हैं इसमें एक आर्मेचर होता है, नाल चुंबक होता है, ठीक है, रॉड होता है, कार्बन ब्रूस होता है, रिंग वायर होता है। चलिए नेक्स्ट, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट, मैं तो बोलता हूँ, देखिए अब क्वेश्चन ये आ गया, तो फ्रेंड्स इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए, ये आपको परिपथ दिया, सबसे पहले परिपथ पहचानिए, कौन सा परिपथ है? बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स, ये जो परिपथ है देख लीजिए, कौन सा परिपथ है? देखिए, ये सीरीज में आ रहा है। क्या आ रहा फ्रेंड्स? ये सीरीज में आ रहा। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा, प्रतिरोध R1 तथा R2 के मान 4 ओम तथा 6 ओम है, 4 ओम तथा 20 ओम है ना, और 6 वोल्ट है, को बैटरी से जोड़ा गया है। तो क्या निकालना आप लोग? क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहला आप लोग को निकालना है परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो सिंपल में आप लोग के एक ही काम कीजिए, कुल प्रतिरोध निकालना ना। देखिए, परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो सिंपल में हम लोग जानते हैं सीरीज कैसा था, ये श्रेणी क्रम का था। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता R1 + R2। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखेंगे, R1 का वैल्यू कितना है? 4 ओम है,
और R2 का वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 4 कितना होता है 24, तो 24 ओम आपका हो गया RS का वैल्यू। यानी कि पहला का जो आंसर आ गया कुल प्रतिरोध कितना है 24 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट, परिपथ में कुल प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो हम लोग ओम के नियम से जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, धारा I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, V बाई आर लिख सकते हैं ना। तो देखिए मैं आप लोग को इस फार्मूला के यूज करते हुए बताता हूँ, V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं I बाई आर। तो देखिए I, V इक्वल टू आई, हाँ V हाँ ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स I का वैल्यू कितना, मैंने कि I तो इसमें क्या निकालना, कुल विद्युत धारा यानी I निकालना, सॉरी मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स, सॉरी मिस्टेक है। V इक्वल टू आई आर होता है, हम लोग को निकालना I। तो फ्रेंड्स I इक्वल टू लिख सकते हैं V बाई आर। ठीक है। अब देखिए आप लोग V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं V का वैल्यू दिया 6, ठीक है, और R का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं 24। तो फ्रेंड्स इससे अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो 1/4 आता है। क्लियर है। तो इससे अगर हम सॉल्यूशन पूरा करेंगे तो 1.25 एम्पियर आएगा। क्लियर है। तो ये आप लोग का आंसर रहा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालें। क्लियर है। तो देखिए मान लीजिए R1 का निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारा निकालना ना, तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, I का फार्मूला क्या होता है, I1 इसका टू लिख सकते हैं V बाय R1। क्लियर है। तो V1 का वैल्यू कितना था आपका 6 ओम था, और R1 का वैल्यू कितना था देखिए 4 ओम है, तो 6 चक 24 आ गया, यानी कि पहला का करंट कितना 24 ओम। क्लियर है। उसी प्रकार I2 निकालते हैं, अगर मान लीजिए अब अगर आप लोग I2 निकालना चाहते हैं तो V बाय R2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो V का वैल्यू 6 है और R2 का वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 छक कितना होगा 120 ओम एम्पियर। क्लियर है। नेक्स्ट, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि लिखें, तो इसे आप लोग लिख लेंगे अपनी भाषा में। क्लियर है। नेक्स्ट, स्पीसीज से आप क्या समझते हैं, वह कौन से कारक है जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक होते हैं। फिर देखिए जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ में अंतर बताएं, तो अभी मैं सब बताया हूँ वीडियो में, देख सकते हैं आप पहले वीडियो में। क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग को आंसर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरे बताने का प्रयास करूँ। तो चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट नंबर 5 लेके आता हूँ, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स लेके आऊँगा। चलिए थैंक यू सो मच।